सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आप लोग के डिलेड फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड पेपर शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत हम लोग आपके राजन सीरीज के मोस्ट इंपोर्टेंट अतिलघुत्तरीय क्वेश्चंस को पढ़ रहे थे। और दोस्तों, हमने पार्ट 1 कंप्लीट भी कर लिया। आज की इस वीडियो में हम आपका पार्ट 2 और लास्ट पार्ट देखने वाले हैं, यानी कि आज की इस वीडियो में आपके जितने भी अतिलघुत्तरीय क्वेश्चन है इस सीरीज के सारे खत्म हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जिन प्रशिक्षुओं ने वीडियो को नहीं देखा है इससे पहले कि आपको सारे के सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, डीएलएड में फर्स्ट सेमेस्टर में कॉपी कैसे लिखें इसके लिए मैंने वीडियो बनाई है। आप लोग प्लीज उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा एग्जाम देने जाने से पहले, क्योंकि वो वीडियो देख करके बहुत सारे हमारे भाई बहनों को फायदा हुआ है। डीएलएड के आप लोग को जरूर फायदा होगा। तो प्लीज एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें, डीएलएड में कॉपी कैसे लिखें, इस पर मैंने वीडियो बनाई है। आप लोग प्लीज मेरी उस वीडियो को पूरा देखिएगा और आपको निश्चित रूप से बहुत लाभ होगा एग्जाम में। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। विवरण प्रविधि किसे कहते हैं? तो विवरण शिक्षण या सूचना देने की एक महत्वपूर्ण प्रविधि है। विवरण की कला प्रत्येक शिक्षक में जन्मजात पाई जाती है। तो शिक्षक होता है क्या है? एक तरीके से हम कह सकते हैं वो इंफॉर्मेशन ही तो देते हैं, बच्चों को सूचना ही तो देते हैं। और सूचना ही क्या है? एक तरीके से हम सूचना के द्वारा क्या करते हैं, किसी भी वस्तु का, किसी भी पार्ट का या किसी भी लेसन का, चैप्टर का हम क्या करते हैं, विवरण ही तो प्रस्तुत करते हैं बच्चों के समक्ष। तो शिक्षक के अंदर ये जन्मजात पाई ही जाती है, क्योंकि शिक्षक का काम ही है बोलना। ये तो आप लोगों को पता ही है, क्योंकि शिक्षक जो बोलता है वही बच्चे अनुसरण करते हैं, वही बच्चे समझते हैं। तो इसीलिए शिक्षक के अंदर क्या ये जन्मजात पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 62 पर आते हैं। संप्रेषण की कोई एक उपयुक्त परिभाषा लिखिए। तो संप्रेषण दो व्यक्तियों के मध्य में बातचीत करने का माध्यम है। संप्रेषण कुछ नहीं है, दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन या बातचीत करने का माध्यम है। दो व्यक्तियों के मध्य भावों, विचारों तथा अन्य तत्वों का आदान प्रदान ही संप्रेषण कहलाता है। यानी कि विचारों का आदान प्रदान ही मुख्य रूप से संप्रेषण है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 63 पर आते हैं। शिक्षण सूत्र क्या है? शिक्षण सूत्र वह है जिसके द्वारा शिक्षक छात्रों को प्रभावी ढंग से स्थायी ज्ञान प्रदान करता है। रेमंड के अनुसार शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन का कार्य करते हैं, जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 64 है। पुनर्बलन का क्या अर्थ है? तो पुनर्बलन का अर्थ पुनः बल देना है। पुनर्बलन के द्वारा छात्रों को अच्छा करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। मैंने इन्हीं वीडियोस में कई बार आपको बताया है कि जब कोई बच्चा अच्छा काम करता है, कोई बच्चा आपको सवाल लगा के दिखाता है या कुछ अच्छा करता है कक्षा में, तो आप उसको जरूर मोटिवेट करें। और यही होता है, जब आप उसको शाबाश कहते हो, बहुत अच्छा कहते हो, तो बच्चों को खुशी होती है और वो उस काम को और बेहतर तरीके से अगली बार करके आपको दिखाते हैं। पुनर्बलन से बच्चों को मानसिक रूप से प्रोत्साहित किया जाता है। पुनर्बलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाता है। क्वेश्चन नंबर 65 है। एक तरफा वन वे संप्रेषण क्या है? वन वे संप्रेषण सिंपल सी बात है, क्लास में टीचर घुसे और उन्होंने लेक्चर देना शुरू किया बच्चों को उन्होंने पूरे क्लास में लेक्चर दे दिया और वो चुपचाप लेक्चर दे के चले गए। तो ये क्या हुआ? एक तरीके से एक तरफा संप्रेषण हुआ, एक तरफा बातचीत हुई। सामने वाले से ना आपने कोई रिस्पॉन्स दिया कि बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। तो ये एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, वाकई में क्लास में ऐसा होता नहीं है। शिक्षक बच्चों से पूछते हैं और बच्चे भी शिक्षक से पूछते हैं जो उनको समझ में नहीं आता। अगर शिक्षक इस तरीके से करेगा तो फिर किस तरीके से? तो अगर इस तरीके से शिक्षक खाली पढ़ा करके चले जाएंगे तो फिर बच्चों का रिस्पॉन्स अगर नहीं लेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? तो इसलिए जब शिक्षक क्लास में जाते हैं तो वो किसी भी चैप्टर को पढ़ाते हैं तो वो बच्चों से भी रिस्पॉन्स लेते हैं। तो इस तरीके से दोनों तरफ से रिस्पॉन्स आना बहुत जरूरी है, तभी जो संप्रेषण की प्रक्रिया है वो सही तरीके से हो पाएगी। तो एक तरफा संप्रेषण में केवल एक व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा देता है, यह प्रभावशाली संप्रेषण नहीं है। यानी कि आपने अपनी बात तो ग्राही तक पहुंचा दी जो ग्रहण कर रहा है अपनी सूचना और संदेश को, लेकिन ग्राही आपसे क्या कहना चाह रहा है इसकी यहाँ पर कोई वैल्यू ही नहीं समझी जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 पर आते हैं। प्रभावी संप्रेषण किसे कहते हैं? प्रभावी संप्रेषण में एक व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है और दूसरा व्यक्ति उसे समझ लेता है तथा उसी के अनुसार उसका जवाब देता है। जैसे कि आपने कक्षा में बच्चों को कोई चैप्टर पढ़ाया और उसके बाद आप बच्चों से प्रश्न कर रहे हैं, बच्चों को जहां नहीं समझ में आ रहा बच्चे आपसे प्रश्न कर रहे हैं। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, सवाल जवाब हो रहा है ना दोनों लोगों के बीच, यानी कि संप्रेषण प्रभावी हो रहा है, क्योंकि दोनों लोग आपस में क्या कर रहे हैं, बच्चे भी कनेक्ट है टीचर से और टीचर भी कनेक्ट है बच्चों से। तो इस तरीके से यह दो तरफा टू वे होता है। इसमें जो टीचर होते हैं जिसको हम प्रेषक कहेंगे और जो बच्चे ग्राही होते हैं, ये पहले बातों को सुनते हैं ध्यान से, फिर इनको जो नहीं समझ में आता है फिर वो शिक्षक ने क्या किया, बच्चों को सूचना दी
और बच्चों ने सूचना को ग्रहण किया और ग्रहण करने के बाद जो उन्हें समझ में आया वो क्या कर रहे हैं, उसका जवाब दे रहे हैं, और जो नहीं समझ में आया वो फिर से शिक्षक से पूछ रहे हैं। तो इस तरीके से ये प्रभावी संप्रेषण हुआ, क्योंकि ये दो तरफा है, दोनों तरफ से लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, अपूर्ण संप्रेषण एवं प्रभावी संप्रेषण में अंतर बताइए। तो अपूर्ण संप्रेषण एक तरफा होता है, जबकि प्रभावी संप्रेषण दो तरफा होता है, इसमें दोनों पक्ष सक्रिय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, संप्रेषण संबंधी बाधाएं कौन कौन सी हैं। तो देखिए, संप्रेषण संबंधी जो बाधाएं होती हैं, संप्रेषण संबंधी बाधाओं में मुख्य रूप से शिक्षक का उच्चारण स्पष्ट ना होना, यानी कि जो शिक्षक है वो क्या बोल रहा है बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं, वो जो प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं उसको बच्चे समझ ही नहीं पा रहे हैं। इसके अलावा बच्चे क्लास में रुचि नहीं ले रहे हैं। फिर यह शिक्षक का हाव भाव स्पष्ट ना होना, तो ये प्रमुख कारण है संप्रेषण में बाधा के। फिर क्वेश्चन नंबर 69 पर आते हैं, एक उद्यान में बालक पौधे होते हैं, पाठशाला बागीचा होता है और शिक्षक माली होता है। यह कथन किसने व्यक्त किया। तो यह फ्रॉबेल का ही तो कथन है। फ्रॉबेल ने ही तो कहा है, स्कूल को बागीचा कहा है, शिक्षक को माली कहा, बच्चों को पौधे कहा। जिस तरीके से माली अपने पौधों का ख्याल रखता है, उनको समय पर खाद पानी देता है, वैसे ही शिक्षक भी क्या करता है, अपने बच्चों का ख्याल रखता है और अपने बच्चों को वो सही से शिक्षा देता है, सही से पढ़ाता है, ताकि बच्चे भी क्या करें, आगे चल के समाज में नाम करें, बहुत कुछ अच्छा करें समाज के लिए। तो वैसे ही माली भी क्या करता है, अपने पौधों की अच्छे से देखभाल करता है और वो पौधे धीरे धीरे क्या होते हैं, बड़े होकर के वृक्ष बनते हैं, फल देते हैं। इसके बाद चलिए आगे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70, भाषा शिक्षण की मुख्य दक्षताएं कौन कौन सी हैं। तो भाषा शिक्षण, किसी भी भाषा को सीखने की जो प्रमुख दक्षताएं होती हैं वही चार ही होती हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, जिसे हम सुबोपली कहते हैं। तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना भाषा शिक्षण की प्रमुख दक्षताएं हैं। ये चारों आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 71 पर आते हैं, शिक्षण से क्या तात्पर्य है अथवा शिक्षण का अर्थ स्पष्ट करिए। तो शिक्षण का संक्षेप में अर्थ होता है ज्ञान प्रदान करना। शिक्षक शिक्षण द्वारा छात्रों को ज्ञान प्रदान करता है, जिससे छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया क्यों कहा गया। तो शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया इसलिए कहा गया है क्योंकि शिक्षण के अंतर्गत तीन बिंदु आते हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। तो टीचर है, स्टूडेंट है और यहाँ पर क्या सिलेबस है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये तीनों आते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 73 है, यह कथन किसका है, ज्ञान किसी देश के सुख व समृद्धि का आधार है। तो यह कथन जॉर्ज वाशिंगटन का है। क्वेश्चन नंबर 74 है, संप्रेषण के प्रमुख घटकों का नाम उल्लेख करिए। तो प्रेषक, ग्राही और बीच में क्या होता है, प्रेषक क्या देता है, संदेश या सूचना। तो यही याद रखिएगा, एक बोलने वाला, एक ग्रहण करने वाला और बीच में क्या होता है, संदेश। दोनों के बीच में क्या होता है, संदेश। जैसे कि शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में क्या होता है, सिलेबस होता है ना, वैसे प्रेषक और ग्राही के बीच में क्या होता है, संदेश होता है, मैसेज होता है कि आप क्या मैसेज देना चाह रहे हो। क्वेश्चन नंबर 75 है, शिक्षण में अभिप्रेरणा का सिद्धांत से क्या आशा है। तो प्रेषण द्वारा बालक में अभिरुचि पैदा होती है, जिसके फलस्वरूप बालक ध्यान मग्न होकर पढ़ता है। दोस्तों यहाँ पर प्रेषण नहीं बल्कि क्या होगा, प्रेरणा होगा। प्रेरणा द्वारा बालक में अभिरुचि उत्पन्न होती है और जिसके फलस्वरूप बालक ध्यान मग्न होकर के पढ़ता है। अभिप्रेरणा बालक की ध्यान शक्ति को बढ़ा देती है। जब अंदर मोटिवेशन रहेगा तभी आप अच्छे से पढ़ पाओगे। क्वेश्चन नंबर 76 है, उदाहरण प्रविधि की दो उपयोगिताएं लिखिए। तो उदाहरण से पाठ्य वस्तु स्पष्ट, बोधगम्य तथा रोचक बन जाती है। उदाहरणों का प्रयोग विषय सामग्री को स्पष्टता प्रदान करता है और नया ज्ञान भी देता है। एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग बहुत सारी चीजें सीखते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से क्या होता है, जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्लियर होता है। इसीलिए टीचर बीच बीच में आपको एग्जाम्पल दे करके कॉन्सेप्ट को समझाते हैं। जैसे कि एक सवाल उन्होंने लगाया या उन्होंने एक नियम बताया और उस नियम पर वो 2-4 सवाल लगा करके आपको समझाते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। किसी तरीके से सारे सवाल जितने भी बुक में दिए हुए हैं, सारे सवाल इसी तरीके से लग जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, उपचारात्मक शिक्षण से क्या अभिप्राय है अथवा उपचारात्मक शिक्षण किसे कहते हैं। दोस्तों आपको मैंने पहले ही बताया है कि निदानात्मक शिक्षण क्या होता है, किसी भी विषय की विषयगत कमजोरी का पता लगाना कि बच्चा किस विषय में कमजोर है, ये हो गया निदान करना। यानी कि हमने कमजोरी का पता लगा लिया कि बच्चा किस विषय में कमजोर है। अब वह जिस विषय में कमजोर है उस विषय की उसको एक्स्ट्रा क्लासेस दे करके या उसे अभ्यास करा करके उस विषय का क्या करना है, हमें उस विषय की उस कमजोरी को दूर करना है। और जब हमने कमजोरी को दूर कर दिया तो वही क्या होगा, उपचारात्मक शिक्षण। और उसको दूर करने की प्रक्रिया ही उपचारात्मक शिक्षण कहलाएगी। उपचारात्मक शिक्षण उस शिक्षण को कहा जाता है जिसके माध्यम से छात्रों की जो शिक्षा संबंधी त्रुटियों को दूर हम करते हैं
जिसके माध्यम से जो बच्चों की त्रुटियां होती हैं शिक्षा संबंधी उसको हम क्या करते हैं, दूर करते हैं, और छात्रों की जो कमजोरियां हैं उनका पता लगा करके उसके सीखने में आ रहे बाधक तत्वों को हम दूर करते हैं। दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, आपको सिंपली क्या लिखना है, उपचारात्मक शिक्षण अगर एग्जाम में पूछता है आपको केवल समझ लेना जब मैं बोल रही हूँ। उपचारात्मक शिक्षण में हम क्या करते हैं, बच्चों की विषयगत कमजोरियों को हम क्या करते हैं, दूर करते हैं, जो उनकी कमियां हैं त्रुटियां हैं उनको दूर करते हैं। किसी भी विषय में बच्चे की जो कमजोरी है उसको हम क्या करते हैं, अभ्यास करा करके, उसे एक्स्ट्रा क्लास दे करके या अतिरिक्त समय दे करके हम क्या करते हैं, उसकी उस विषयगत कमजोरी को दूर करते हैं, और यही होता है उपचारात्मक शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 78 है, गतिविधि आधारित शिक्षण किसे कहते हैं। गतिविधि से तात्पर्य उन समस्त क्रियाओं से है जिसके सहायता से बच्चे विषय वस्तु पर ध्यान पूर्वक कार्य कर रहे होते हैं और साथ ही करके सीख रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, टीएलएम का पूरा नाम बताइए। आप देखिए 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो टीएलएम का पूरा नाम क्या है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण अधिगम सामग्री। तो टीएलएम द्वारा कक्षा शिक्षण कार्य को प्रभावशाली एवं रोचक बनाया जाता है। बच्चों को अलग अलग प्रकार की पेंटिंग्स, अलग अलग प्रकार के ग्राफ चित्र, या फिर ये कहें कि चार्ट पेपर के माध्यम से बच्चों को बहुत सारी चीजें हम सिखाते हैं, जैसे कि अपोजिट वर्ड्स हुए, फलों के नाम, फूलों के नाम, और बहुत सारी चीजें हम बच्चों को सिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है, सीखने में जब समस्या का समाधान अचानक आ जाता है तो वह सिद्धांत कौन सा सिद्धांत कहलाता है। तो वह होता है सूझ का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 81 है, पीटीए तथा एमटीए का पूरा नाम क्या है। तो पीटीए का पूरा नाम क्या है, पेरेंट टीचर एसोसिएशन, अभिभावक अध्यापक संघ, और एमटीए का मदर टीचर एसोसिएशन यानी कि मातृ अध्यापक संघ। क्वेश्चन नंबर 82 पर आते हैं, गतिविधि से आप क्या समझते हैं। तो गतिविधि वह रुचिकर ढंग है जो अधिगम प्रक्रिया को रोचक बनाता है। गतिविधि द्वारा किया गया ज्ञान स्थायी होता है। क्वेश्चन नंबर 83 है, शिक्षण कौशल से आप क्या समझते हैं। शिक्षण कौशल वह आधार है जिससे अध्यापक शिक्षण कार्य प्रभावी तथा रोचक ढंग से संपादित करता है। गेज के अनुसार शिक्षण कौशल एक विशेष अनुदेशन क्रिया है जिसका प्रयोग अध्यापक अपने कक्ष में करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 84 है, अपेक्षित अधिगम प्रतिफल क्या है। तो न्यूनतम अधिगम स्तर के अंतर्गत निर्धारित दक्षता की संप्राप्ति ही अपेक्षित अधिगम प्रतिफल कहलाती है। यानी कि जितना आपने सोचा था उस क्लास के बच्चों ने उतना लक्ष्य अचीव कर लिया, तो यही क्या होगा, अपेक्षित अधिगम प्रतिफल। क्वेश्चन नंबर 85 है, किन्हीं 4 शिक्षण प्रविधियों का नाम बताइए। तो 4 प्रविधियों में आप देखिए, प्रश्नोत्तर प्रविधि, गतिविधि प्रविधि, व्याख्यान प्रविधि, विवरण प्रविधि। प्रश्नोत्तर प्रविधि तो आपने देख ही लिया। क्वेश्चन नंबर 86 है, शिक्षण की किन्हीं 4 नवीन विधाओं का नाम बताइए। तो बाल केंद्रित शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, दक्षता आधारित शिक्षण और सहगामी शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 87 है, टीएलएम के लिए कितनी धनराशि देय होती है। तो टीएलएम के लिए 500 रुपए की धनराशि देय होती है। क्वेश्चन नंबर 88 है, बीआरसी का पूरा नाम क्या है। तो ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, ब्लॉक संसाधन केंद्र। तो हर जिले में से आपका जो भी जिला है, आप जिस भी जिले में रहते हो, गोरखपुर में रहते हो, बस्ती में रहते हो, संत कबीर नगर में रहते हो, बनारस में, जहां पर भी आप रहते हो, उस जिले की जो शिक्षा व्यवस्था होती है, आपको पता है जो बेसिक शिक्षा होती है कक्षा 1 से 8 तक, बेसिक शिक्षा का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो होता है बीएससी यानी कि बेसिक शिक्षा अधिकारी। और वह जो जिला होता है वो अलग अलग ब्लॉक में डिवाइड होता है, उसमें कई सारे ब्लॉक होते हैं, और इसी ब्लॉक में जो ऑफिस होती है वो होती है ब्लॉक संसाधन केंद्र, उसको हम कहते हैं। और यहाँ पर जो बैठता है वो खंड शिक्षा अधिकारी बैठता है। तो ब्लॉक संसाधन केंद्र पर खंड शिक्षा अधिकारी बैठते हैं। तो याद रखिएगा, इस तरीके से पूरा जो जिला है वो ब्लॉक में डिवाइड होता है। क्वेश्चन नंबर 89 है, प्रयोग प्रदर्शन विधि मुख्य रूप से किस कार्य के लिए उपयोगी है। तो प्रयोग प्रदर्शन विधि मुख्यतः विज्ञान शिक्षण के लिए उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 90 है, बाल केंद्रित शिक्षण का क्या अर्थ है। तो बाल केंद्रित शिक्षण में कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, बालक को ध्यान में रख करके ही, उसी को ध्यान में रख करके ही सिलेबस बनाया जाता है कि बच्चा उसको सही से समझ पाएगा नहीं समझ पाएगा, इस बात का विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। तो बाल केंद्रित शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें बालक को केंद्र मानकर शिक्षण का कार्य किया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा शिक्षण की नवीन विधा है। क्वेश्चन नंबर 91 है, शिक्षण पद्धति के अंतर्गत डाल्टन योजना का प्रतिपादन किसने किया था। तो शिक्षण पद्धति के अंतर्गत डाल्टन योजना का प्रतिपादन हेलेन फार्कस ने किया था। क्वेश्चन नंबर 92 है, किस शिक्षण पद्धति में प्रथम बार बच्चों को लिख कर सिखाने की क्रिया में मांसपेशियों के संतुलन पर जोर दिया गया। दोस्तों मॉन्टेसरी पद्धति में लिख कर सिखाने की क्रिया में मांसपेशियों के संतुलन पर जोर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 93 है, बहुकक्षा शिक्षण क्या है। जब शिक्षण कार्य कई कक्षाओं के बच्चों को एक साथ बैठाकर किया जाता है तो ऐसी शिक्षण बहुकक्षा शिक्षण कहलाता है। बहुकक्षा शिक्षण शिक्षण की नई विधा है।
क्वेश्चन नंबर 94 पर आते हैं। प्लेवे पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है हेनरी कोल्डवेल कुक, याद रखिएगा आप लोग। और खेल विधि का जनक भी इन्हीं को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है, बीडी भाटिया के अनुसार प्रेरणा सिद्धांत क्या है? तो प्रेरणा बालक में रुचि पैदा करती है और जब वह एक बार किसी विषय में रुचि लेने लगता है तो वह उसे ध्यान पूर्वक पढ़ता है अथवा करता है, वह उसमें ध्यान मग्न होकर कोई कार्य करता है। इस प्रकार सीखने का कार्य आसान हो जाता है, चाहे वह आगे कठिन हो। क्वेश्चन नंबर 96 है, उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की दो विशेषताएं बताइए। तो बिना लागत की शिक्षण अधिगम सामग्री होनी चाहिए और अल्प लागत की शिक्षण अधिगम सामग्री होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 97 है, किन्हीं 4 शिक्षण सूत्रों का नाम बताइए। तो सरल से जटिल की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर और पूर्ण से अंश की ओर। क्वेश्चन नंबर 98 पर आते हैं, कहानी सुनते समय शिक्षक को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कहानी सुनाते समय यहाँ पर होगा, तो कहानी सुनाते समय शिक्षक को सबसे पहले कहानी सुनाते समय शिक्षक का संप्रेषण अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा उच्चारण शुद्ध होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए। कहानी की भाषा सरल होनी चाहिए ताकि बच्चे उसको समझ पाए, अंडरस्टैंड कर पाए। और छात्र के मानसिक स्तर के अनुकूल ही कहानी होनी चाहिए। ऐसा नहीं जो कक्षा 2 को सुनानी चाहिए, जो कहानी कक्षा 10 को आप सुना रहे हो वही कक्षा 2 के बच्चों को आकर के सुना रहे हो, तो वो कक्षा 10 वाली कहानी कक्षा 2 के बच्चों को समझ ही नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 99 है, राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान कहाँ है? तो राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान लखनऊ में है। क्वेश्चन नंबर 100 है, राज्य परियोजना कार्यालय कहाँ है? तो राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ में है। क्वेश्चन नंबर 101 यहाँ पर दोस्तों देखिए, सी मैट क्या है? तो सी मैट प्रयागराज में स्थित है। सी मैट कहाँ है? तो यह प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 102 है, उच्च शिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है या उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान? तो आप सभी को पता ही है, प्रयागराज इलाहाबाद में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 103 है, SCERT का पूरा नाम क्या है? तो SCERT का पूरा नाम क्या? राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। और NCERT का फिर पूछा है, तो NCERT का क्या है? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 105 है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का गठन किस वर्ष हुआ? तो राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का गठन 1981 में हुआ। तो SCERT का गठन कब हुआ अगर पूछेगा तो आप 1981। और NCERT का अगर पूछेगा तो आप क्या बताओगे? NCERT का 1961 में हुआ था, 1961 में, यानी कि NCERT के ठीक 20 साल बाद SCERT का गठन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 106 है, सूक्ष्म शिक्षण के 4 चरण कौन से होते हैं? तो योजना, पाठन, पुनर्भरण, पुनर्शिक्षण, पुनर्योजना और पुनर्भरण। क्वेश्चन नंबर 107 है, शिक्षण की कोई एक परिभाषा लिखिए। तो शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिस पर प्रत्येक देश की शासन प्रणाली, सामाजिक दर्शन, सामाजिक परिस्थितियां, मूल्यों एवं संस्कृति का प्रभाव पड़ता है। जिस देश में जैसी शासन प्रणाली या सामाजिक तथा औद्योगिक परिस्थितियां होंगी वहां उसी प्रकार की शिक्षण प्रक्रिया होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 108 पर आते हैं, शिक्षण के कोई 2 उद्देश्य बताइए। तो मानसिक क्षमता का विकास करना, बच्चों का सर्वांगीण विकास करना और क्रियाशीलता का विकास करना। 2015 में पूछा गया, 16 में पूछा गया, 17 में पूछा गया, 18 में पूछा गया, लगातार ये पूछा गया। तो शिक्षण का सबसे पहला उपयोग होता है बच्चों की मानसिक क्षमता में वृद्धि करना, इसके अलावा बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। क्वेश्चन नंबर 109 है, डाइट का पूरा नाम क्या? तो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। क्वेश्चन नंबर 110 है, एनपीआरसी प्रमुख को क्या कहते हैं? तो एनपीआरसी प्रमुख को हम क्या कहते हैं? एनपीआरसी प्रमुख को हम संकुल कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्या रहेगा? संकुल। और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन गलत पूछा है, क्वेश्चन को हम सही करते हैं। एनपीआरसी का पूरा नाम पूछा है, यहाँ पर एनपीआरसी का पूरा नाम रहेगा। देखिए यहाँ पर आंसर में दिया है एनपीआरसी का पूरा नाम, तो एनपीआरसी का पूरा नाम यहाँ पर आएगा। तो एनपीआरसी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? न्याय पंचायत संसाधन केंद्र। फिर है 111 नंबर क्वेश्चन, एनपीआरसी प्रमुख को क्या कहते हैं? तो एनपीआरसी प्रमुख को हम संकुल प्रभारी कहते हैं। क्या कहते हैं? संकुल प्रभारी। क्वेश्चन नंबर 112 है, ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है। याद रखिएगा, ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ग्राम प्रधान होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 113, ग्राम शिक्षा समिति का सचिव कौन होता है? तो सचिव कौन होता है? प्रधानाध्यापक। विलेज एजुकेशन कमेटी, तो इसको हम क्या कहेंगे? VEC कहेंगे। ठीक है, ग्राम शिक्षा समिति को। और जो SMC होता है दोस्तों, ये होता है विद्यालय प्रबंध समिति होती है। इसमें एक अध्यक्ष होते हैं जो अभिभावकों में से ही बनाए जाते हैं। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 114, राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ है? तो राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ है? प्रयागराज में है। फिर क्वेश्चन नंबर 115 पर आते हैं, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान कहाँ है? तो ये भी कहाँ है? प्रयागराज में ही स्थित है। फिर इसके बाद राज्य हिंदी संस्थान कहाँ? याद रखिएगा, हिंदी संस्थान कहाँ है? बनारस में, वाराणसी में स्थित है।
तो इस तरीके से आपने सारे के सारे क्वेश्चंस को पढ़ लिए राजन सीरीज के, और ऑलरेडी बहुविकल्पी क्वेश्चंस आपको मैंने पढ़ा ही दिए हैं। आप सारे के सारे विषयों को देख सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। और दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बगल में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए, और जहां कहीं कोई भी समस्या है हमसे बताते रहिए। दोस्तों अगर वीडियो को शेयर नहीं किया तो प्लीज अपने कॉलेज के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में अपने प्रिय दोस्तों जरूर शेयर कर दीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको सारे के सारे विषयों की लिंक मिल जाएगी। आप सारे के सारे विषयों को देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल से बने रहिए और सारे वीडियोस को देखते रहिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके जाइएगा, अच्छे से प्यारे प्यारे कमेंट जरूर छोड़िएगा। जय हिंद दोस्तों।